तो कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? ब्रिटिश के आने के से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, यानी कि ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी थी। तो कैसी थी ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या करना चाहते थे ब्रिटिश अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू? ड्रेन ऑफ वेल्थ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ? इंडिया का जितना भी वेल्थ था उसको सिस्टमैटिकली ब्रिटेन में इन्वेस्ट किया जा रहा था, ठीक है। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कैसे हो रहा था? इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप कर रहे थे, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी हमारी, वो भी उनके पॉलिसीज की वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी, डाउन हो रही थी, ठीक है। तो ये भी एक फेज है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। दो पार्ट्स में है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक कि वो इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप कर रहे थे, बजाय इसके कि बावजूद इसके कि वहां पे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न मशीनरी ये सब सेटअप हो रहा था, वो चाहते तो यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि ब्रिटिश जो थे वो जनरली सोशल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे। अगर हम लोग पोर्तुगीज की बात करें तो पोर्तुगीज जब आए थे तो उन्होंने कल्चरली इन्फ्लुएंस अपना फैलाने की कोशिश की थी। वो एक मिशन से आए थे कि बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है, लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं कर रहे थे शुरुआत में जब वो आए थे तब। बट एक बार जब पॉलिटिकल कंट्रोल उनके हाथ में आ गया, उसके बाद फिर उन्होंने सोशल और कल्चरल लेवल पे भी अपना इंटरफेरेंस जो है वो स्टार्ट किया। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि इनकी वजह से ही बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी हमारी सोसाइटी में, खास करके विमेन और चिल्ड्रन के खिलाफ, जिसको कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एलिमिनेट किया था, ठीक है। तो अगर हम सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में ब्रिटिशर्स एक डिवाइड करने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि अपने फायदे को वो लोग निकाल सके, हिंदूज और मुस्लिम्स को आपस में लड़ा करके। तो द ब्रिटिश इंटेंशनली फ्यूएल्ड द डिविजन्स अलोंग रिलीजियस लाइंस, पिटिंग द हिंदूज अगेंस्ट द मुस्लिम्स and promoting a sense of separatism between the two communities to maintain their dominance। दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देते थे कि आप हिंदूज को बोलते थे कि आप यहाँ पर जो है ये आपका देश है, आप यहाँ पे पहले से रह रहे हैं, तो यहाँ आपका राज होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए। मुस्लिम्स को बोलते थे कि सबसे ग्लोरियस जो टाइम था हिंदुस्तान का वो मुस्लिम्स के टाइम में रहा है, मुस्लिम्स राजा रहे, दिल्ली सल्तनत हुआ, मुगल सल्तनत हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर आपका राज होना चाहिए, और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ दोनों को भड़का देते थे। उसके बाद है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स जो सोशल एंड कल्चरल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे जो इंटरफेरेंस था वो नहीं करते थे, कि हमको सोसाइटी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। Initially, the British followed a policy of non-interference in matters of religion and social customs, driven by their desire to maintain a peace and order to facilitate trade। कि सोसाइटी में शांति बनी रहे, ये उनका मोटिव था ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके। अगर कुछ ऐसा कर दिया उन्होंने कि रिलीजियस लेवल पे लोग भड़क गए, तो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर या पीस की सिचुएशन नहीं रहेगी, फिर प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो ट्रेड जो होगा वो हैम्पर हो जाएगा। The Charter Act of 1813 reinforced this stance, prohibiting the interference in the religious beliefs and the practices of the natives। कि जो 1813 में चार्टर एक्ट आया था उसमें भी यही बोला कि जो नेटिव जो लोग हैं, यहाँ के इंडियंस जो लोकल्स थे, उनकी रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस में आपको इंटरफेयर नहीं करना है, चाहे कितना भी आपको अजीब क्यों ना लग रहा हो कि ये प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल ही अजीब है, ये नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आपको इंटरफेयर नहीं करना है।
बट फिर शुरुआत होती है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग 1857 के बाद करेंगे वो होगा सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। कुछ ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में इसके बाद आने लगे जो कि सोसाइटी में जो इविल प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती सिस्टम हो गया, डाउरी सिस्टम हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ विडो रीमैरिज की ये सब अलाउड नहीं होता था, उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड की फीमेल्स को बचपन में ही मार दिया जाता था, तो ये सारी चीजों के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, उसके बाद अनटचेबिलिटी, ये सब चीजों के खिलाफ सोसाइटी में जो जागरूकता है वो होने लगी। तो अब अगर पॉलिटिकल कंट्रोल जो था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था, तो भले ही ये जो लीडर्स थे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को लीड कर रहे थे, वो अगर सोसाइटी को कन्विंस करने में सक्सेसफुल भी हो जाते, तब भी जब तक उसके लिए एक लॉ नहीं बन जाता तब तक वो चीज एनफोर्स होनी उतनी पॉसिबल नहीं होती। प्लस लॉ बन जाने के बाद ये हो जाता है कि हाँ अब ये काम इनलीगल है, तो इसके लिए हमको पनिशमेंट मिल सकता है। बट जब तक लॉ नहीं रहता तब तक तो उस लोग जो थे वो कभी डरते नहीं कि हाँ ये काम नहीं करना है, जैसे सती सिस्टम। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे वो जाकर के ब्रिटिशर्स को कन्विंस करने लगे कि आप जो है ये जो इविल प्रैक्टिसेस हैं इनको एलिमिनेट करिए, और तब जाके ब्रिटिशर्स ने सोसाइटी में अपना इंटरफेरेंस जो है वो स्टार्ट किया। तो however, as their rule progressed, the British supported and encouraged social reform movements that sought to eradicate traditional practices deemed uncivilized or inhumane, such as sati, child marriage, ill treatment of widows. Reformers like Rajaram Mohan Roy and organizations like the Brahmo Samaj received the British backing कि ये सब organizations को और ये सब leaders को, reform movements को ब्रिटिशर्स support भी करते थे। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज भी जो थी, यही जो 1813 का एक्ट था, इसी में इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज का आना अलाउ कर दिया गया था। मतलब आते पहले भी थे बट अब ऑफिशियल कर दिया गया कि आप लोग जो है यहाँ पर आ सकते हैं, और वहीं से जो स्कूल्स वगैरह, मिशनरी स्कूल्स वगैरह की जो शुरुआत हुई वो वहीं से हुई। तो ब्रिटिश एनकरेज द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, अलाउइंग देम टू प्रोपेगेट देयर फेथ एंड एस्टैब्लिश एजुकेशनल institutions। ठीक है, this had a significant impact in the spread of Western education and the conversion of some Indians into Christianity। आज भी बहुत सारे ऐसे मिशनरी स्कूल्स हैं जहां पर कि ये प्रैक्टिस को अपनाया जाता है कि वहां पर जो मतलब जो लो लेवल, जिनका लो लेवल ऑफ इनकम होता है, उन लोगों को बोला जाता है कि आपको जो है अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं, ये हर रिलीजन जो है वो अपने अपने लेवल पे ये चीज करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो उस धर्म में शामिल हो सके। ठीक है, उसके बाद है एंग्लिसाइजेशन। क्या मतलब होता है एंग्लिसाइजेशन का? एक हिस्ट्री 10th तक तो सबने पढ़ी है, एक टर्म सुना होगा एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट। जो इंग्लिश लैंग्वेज वर्सेस वर्नाक्युलर लैंग्वेज का जो डिबेट चल रहा था कि कौन से लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, तो एंग्लिसाइजेशन मतलब सोसाइटी में जो इंग्लिश कल्चर का प्रोपगेशन हो रहा था उसको बोलते हैं एंग्लिसाइजेशन। ठीक है, तो द ब्रिटिश परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ एंग्लिसाइजेशन एम्ड एट क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ इंडियंस who were Indians in, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, Indians in blood and color but English in taste, opinions, morals and intellect। और इसी वजह से इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बनाया भी गया कि इस तरीके से इनको हम, क्योंकि देखो एक समय के बाद किसी के बिलीफ्स को चेंज कर पाना मुश्किल होता है। जब उसका स्कूलिंग हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद आज जिस लेवल पे हम लोग हैं, अब जो चीजें हमारे दिमाग में फिट हो गई हैं बचपन से लेकर के अब तक, उनको एकदम से चेंज कर पाना मुश्किल है कि नहीं? लेकिन जो चीजें बचपन में सिखाई जाती थी, जैसे बहुत सिंपल सी चीज है, किताब में पैर लग गया तो किताब को हम लोग प्रणाम करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि किताब को हम लोग सरस्वती मानते हैं और ये सरस्वती माता विद्या की देवी है, इस वजह से। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है? ये हमारा कल्चर है
और ये किसी ने सिखाया नहीं है पर्पसली कि हाँ किसी किताब में लिखा गया कि ऐसे करना है, ये नेचुरली इंस्टिंक्ट है जो कि आ जाता है हमारे अंदर, है कि नहीं। अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि यही इंग्लिश कल्चर बचपन से बच्चों को सिखाया जाए, ताकि जब वो बड़े हो तो भले ही उन जो ब्लड उनके अंदर है वो इंडियन है, उनका कलर जो है वो इंडियंस का है, ब्राउन कलर है, बट उनका जो टेस्ट हो, उनका जो टेस्ट यानी कि चीजों में टेस्ट, ठीक है, खाने वाला टेस्ट नहीं, चीजों को लेकर के उनकी ओपिनियन, जो इश्यूज है उसको लेकर के सारा ओपिनियन जो है और जो सोचने का तरीका है वो इंग्लिश के हिसाब से हो, ताकि जो लॉयल्टी है उनकी वो इंग्लिश की तरफ बनी रहे, ठीक है। दिस इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर थ्रू एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी का एक पार्ट था इंडियन कल्चर को इंफीरियर दिखाना, और इस बात को प्रूव करना टाइम टू टाइम कि इंडियंस जो है वो गुलामी के लिए ही बने हैं, भले ही वो दिल्ली सल्तनत की गुलामी हो या मुगल सल्तनत की गुलामी हो या फिर ब्रिटिशर्स की गुलामी हो, वो टाइम टू टाइम इस चीज को री इन्फोर्स करते थे इंडियंस के माइंड में कि आप लोग गुड फॉर नथिंग है, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता है, ताकि जो हमारा बिलीफ है, हमारा जो भरोसा था ब्रिटिशर्स के ऊपर वो और बढ़ जाए कि यही हमारे कर्ता धर्ता है, अगर हमारा उद्धार हो सकता है तो इन्हीं के बलबूते पर हो सकता है, हम खुद कुछ भी करने के लिए केपेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस मतलब पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, फिर होता है स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे होता है, और लोकल गवर्नमेंट। तो ये लोकल गवर्नमेंट के फॉर्मलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, जो आज हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे। पंचायत वगैरह हमारे सोसाइटी में पहले भी थे, लेकिन उसको फॉर्मलाइज करने का जो स्टेप था वो ब्रिटिशर्स ने लिया था। तो फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है मेयो को। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो, इनको बोला जाता है फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहली बार 1870 में इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करी थी ब्रिटिश इंडिया में। तो मेयोज रेजोल्यूशन अलाउड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू लेवी लोकल टैक्सेस। तो पहले जब ब्रिटिशर्स आए तो सबसे पहला एक्ट उनका आया 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 से लेकर के 1857 यानी बैटल ऑफ प्लासी तक सारा पावर जो था वो कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया था सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी जो बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल बैठता था उसके हाथ में। यानी पावर पूरे तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो गया था, लोकल गवर्नमेंट्स के पास किसी भी तरीके का कोई पावर नहीं था। लेकिन फिर होता है रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ब्रिटिशर्स को रियलाइज होता है कि सेंट्रलाइज करने से काम नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे करके डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है। तो 1870 में मेयो का रेजोल्यूशन था जिसमें कि जो लोकल गवर्नमेंट होता था, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनको टैक्सेस वो भी लेवी कर सकते हैं, यानी टैक्सेस लगा सकते हैं। किसी आइटम्स दिया गया था, स्पेसिफाई किया गया था कि इन चीजों पर जो टैक्स कलेक्ट होगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1882 में एक और गवर्नर जनरल है रिपन, उनका रेजोल्यूशन आया जो कि कहता है एडवोकेटेड अ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन लोकल बॉडीज। जो म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह होती थी वहां पर, अब इसको अभी सिर्फ पढ़ लो, ठीक है। इसको जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो एक्ट्स ब्रिटिशर्स के थे, तब ये ऑफिशियल मेजॉरिटी और नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी उस टाइम पे समझ में आएगा बेहतर तरीके से। कुछ ब्रिटिश मेंबर्स होते थे जिनको कि ऑफिशियल मेंबर्स बोला जाता था, और कुछ इंडियन मेंबर्स होते थे जिनको कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोला जाता था, ठीक है। तो लोकल बॉडीज में इंडियन मेंबर्स की मेजॉरिटी से भी काम चल जाएगा, ऐसा हुआ रिपन के रेजोल्यूशन में। फिर 1908 में आया रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि लोकल बॉडीज के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। ये सब जो एक एक लाइन लिखा है ना, ये याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि मेयो का रेजोल्यूशन किस बारे में बात करता था, रिपन का रेजोल्यूशन 1882 का किस बारे में बात करता था। और ये तो रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन अगर लिख देगा तो समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोलेगा। तो ये पूछेगा कि पहली बार
लोकल बॉडीज को फाइनेंशियली किसने एम्पावर किया, फिर वो मेयो रेजोल्यूशन ऑप्शन में दे देगा, रिपन रेजोल्यूशन दे देगा, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया डायरकी। डायरकी का मतलब होता है डबल रूल या डुअल रूल, डबल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था वो एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बन गया, बट लैक फंड्स एज फाइनेंस रिमेन्ड रिजर्व। तो अब क्या, अब समझो इस चीज को सर, सिर्फ रफ में समझना, अभी ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, नहीं भी समझ में आएगा तो जब आगे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 करेंगे तब, लेकिन एकदम तुरंत नहीं होगा, कम से कम तो ये 10-15 क्लास के बाद होगा, ठीक है, क्योंकि 1919 तक अभी पहुंचने में हम लोगों को बहुत टाइम। तो क्या हुआ कि सब्जेक्ट्स जो थे, अब अभी जो इंडियन सिस्टम है उसमें हमारे सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ये कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। उस समय भी 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया था यहां पर, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। अब ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसके पास होते थे और ये होते थे प्रोविंसेस के पास। तो यही बोल रहा है कि 1919 का जो एक्ट आया इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का पार्ट बना दिया गया, यानी प्रोविंसेस के कंट्रोल में आ गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन इनके पास फंड्स अभी भी नहीं होते थे क्योंकि फाइनेंस जो था वो एक रिजर्व सब्जेक्ट था। तो भले ही यहां पर लोकल लेवल पे डिसीजन ले भी लिया जाए कि फाइनेंस ये पंचायत को, म्यूनिसिपैलिटी को ये पावर दिया जाएगा, लेकिन जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। और पैसे का डिसीजन कौन लेता था, तो रिजर्व सब्जेक्ट यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर लास्ट द एक्ट ऑफ 1935 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वो फाइनली और ज्यादा पावर्स देता है जो प्रोविंसेस होती हैं उनको, लीडिंग टू न्यू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट्स। नहीं भी समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। किसको लोकल प्रोविंस, एक मिनट, एक यूनियन लेवल होता है जहां पे कि ब्रिटिश का गवर्नर जनरल बैठता था, फिर इसके नीचे होता था प्रोविंसेस जो अभी का स्टेट मान लो तुम। अब जैसे मराठा एक प्रोविंस था, है ना, उसके बाद बंगाल एक प्रोविंस था, फिर इसके नीचे जो लेवल आता है ना इसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो अभी के हिसाब से समझो सेंटर, स्टेट और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल या विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है वो। नेक्स्ट है ब्रिटिश मिलिट्री, कि ब्रिटिशर्स ने अपनी मिलिट्री को कैसे ऑर्गेनाइज किया था। अभी तक इस चीज को हम समझते आ रहे हैं, हर जितने भी वॉर्स वगैरह है उसमें देखा है कि ब्रिटिशर्स का सबसे जो प्लस पॉइंट था वो थी उनकी मिलिट्री। ये जितने भी इंपॉर्टेंट वॉर्स उन्होंने जीते उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो उनकी मिलिट्री का रहा, कि अगर उनकी मिलिट्री नहीं होती तो शायद इतने अच्छे से वो इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बिफोर 1857 देयर वर क्वींस आर्मी एंड द कंपनीज यूरोपियन एंड इंडियन रेजिमेंट्स। अब 1857 में हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 1857 के पहले 3 अलग अलग आर्मीज होती थी। एक क्वीन की आर्मी होती थी, एक कंपनी का यूरोपियन आर्मी होता था और एक कंपनी का इंडियन आर्मी होता था जिसमें वो इंडियंस को एम्प्लॉय करते थे। लेकिन 1857 के बाद आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट था वो सबसे पहले आर्मी से ही निकल कर आया था। मंगल पांडे का नाम सुना है? मंगल पांडे ने ही सबसे पहला जो रिवोल्ट है वो उसकी शुरुआत की थी। तो क्योंकि अब ब्रिटिशर्स को खतरा महसूस होने लगा कि अगर आर्मी ही रिवोल्ट कर देगी तो अब तक जो कंट्रोल हम करते आए हैं वो कंट्रोल आगे करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया उसके बाद। तो डोमिनेशन ऑफ द यूरोपियन ब्रांच वाज ensured through a higher ratio of European troops and their monopoly over key areas like the artillery.
आर्टिलरी यानी कि आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो अब ये क्या किया गया 1857 के बाद कि जैसे एक जो ग्रुप था या एक रेजिमेंट होता था, उसमें मान लो 10 इंडियन सोल्जर्स होते थे और उनके लिए एक यूरोपियन उनका कमांडर होता था। इस रेशियो को अब चेंज किया गया कि जो जितने नंबर ऑफ इंडियंस होंगे यूरोपियंस उनसे ज्यादा होंगे, ताकि अगर कभी कोई रिवोल्ट की संभावना नजर भी आती है तो यूरोपियंस उसको वहीं पर दबा दे, क्योंकि कभी भी अगर रिवोल्ट होगा भी तो यूरोपियंस जो होंगे वो हमेशा ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट करेंगे, ना कि इंडियंस को, ठीक है। और इसके अलावा जो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस जैसे की एरियाज थे उनका कंट्रोल भी यूरोपियंस के हाथ में दिया गया। और इंडियंस को इसके बाद सिर्फ जो लोअर लेवल ऑफ आर्मी जो होता था ना, कि एकदम जैसे आर्मी में बहुत सारा रैंक्स होता है, तो हाई लेवल पोस्ट इंडियंस को देना बंद हो गया था आफ्टर 1857। इसके अलावा इंडिया में जितने भी लोग थे, जितनी भी कम्युनिटीज थी, उनको डिवाइड किया गया इनटू मार्शियल एंड नॉन मार्शियल रेसेस। मार्शियल रेस यानी कि जो लड़ने के काबिल हैं, जो मिलिट्री में एडमिट होने के काबिल हैं, और नॉन मार्शियल यानी कि जो लड़ने के काबिल नहीं है, उनके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी ही नहीं है कि उनको मिलिट्री में एडमिट किया जा सके। तो मार्शियल रेसेस में जैसे आते थे सिख हो गए, गोरखास हो गए और पठान्स हो गए, ठीक है। और नॉन मार्शियल रेसेस में इन्होंने इस समय मुस्लिम्स को डाल दिया था, ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स को एक दूसरे के खिलाफ जो है वो भड़काया जा सके, जो डिवाइड एंड रूल है वो किया जा सके। क्योंकि 1857 के टाइम में इन्होंने देखा था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी एकदम पीक पे थी, और अगर इसको तोड़ा नहीं गया तो ब्रिटिशर्स इजीली इंडिया में नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन रेजिमेंट्स हैज अ मिक्स ऑफ सिक्स कम्युनिटीज टू काउंटर नेशनलिज्म थ्रू डिवाइड एंड रूल। कि पहले क्या होता था कि गोरखा रेजिमेंट हो गया तो उसमें सिर्फ गोरखास होते थे, तो गोरखास अगर सिर्फ एक जगह है तो उनमें यूनिटी ज्यादा होगी। अगर मान लो मराठा रेजिमेंट हो गया तो उसमें सिर्फ मराठास होते थे, उनके अंदर यूनिट। अब क्या करते थे कि अब एक रेजिमेंट है तो उसमें 10 गोरखा होंगे, 10 मराठा होंगे, 10 कोई और रेस के होंगे, 10 कोई और, ताकि आपस में ही उनकी यूनिटी जो है वो बरकरार ना रह सके। क्योंकि इनको पता है कि आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं कि एक दूसरे से लड़ाई का जो फायदा है वो ब्रिटिशर्स उठा लेते थे, ठीक है। मेजर्स लाइक नो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स वर टेकन टू आइसोलेट द सोल्जर्स फ्रॉम नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंसेस। कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इन सोल्जर्स को किसी भी तरीके का न्यूज़पेपर, जर्नल्स ये सब नहीं पढ़ने देते थे, ताकि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इससे उनका कोई कनेक्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर पता चल जाएगा कि ब्रिटिश जो है वो ऐसे ऐसे पॉलिसीज निकाल रहे हैं, लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ ये प्लान कर रहे हैं, तो सोल्जर्स को भी आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, इसीलिए वो उनको बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्टेड रखते थे। पुलिस सिस्टम, जो हमारा प्रेजेंट पुलिस सिस्टम है उसका जो जड़ है वो ब्रिटिश के ही टाइम से आता है। आईपीएस जो अभी इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो पूरा फॉर्मलाइज किया गया ब्रिटिशर्स के टाइम में, ठीक है। तो British initially relied on the zamindars before the establishment of a regular police force in 1791 under Cornwallis with थानास and darogas। तो पहली बार फॉर्मल पुलिस स्टेशन इंडिया में 1791 में बना था। उस समय थे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, और उस समय जो लोकल पुलिस स्टेशन होते थे उसको थाना बोलते थे, और वहां जो हेड बैठता था उसको दरोगा बोलते थे, ठीक है। Reforms followed with the appointment of superintendents of police (SP) by Mayo in 1808 and Indian Police Act 1861 based on the Police Commission's recommendations for a civil constabulary system with an Inspector General (IGP). ठीक है, अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये सब वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एसपी, आईजीपी एट द प्रोविंशियल लेवल। तो ये जो पुलिस कमीशन अपॉइंट हुआ उसके बेसिस पे ये इंडियन पुलिस एक्ट जो है 1861 का, जिसके प्रोविजंस आज भी यूज हो रहे हैं हमारे इंडियन पुलिस सिस्टम को गवर्न करने के लिए, तो इसमें बोला गया कि एक सिविल कॉन्स्टेबुलरी सिस्टम अपॉइंट करना है सिविल जो सोसाइटी है उनके लिए, पब्लिक के लिए, जिसमें कि प्रोविंशियल लेवल पे उसको हेड करेंगे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या आईजीपी। ठीक है, द पुलिस ग्रेजुअली कर्ब द क्राइम्स लाइक डेकॉइटी but were also used to suppress the national
मूवमेंट की शुरू में इनको जो लोकल लेवल पे क्राइम्स होते थे, जैसे डकैती वगैरह हो गया, रॉबरी वगैरह हो गया, उसको सप्रेस करने के लिए यूज किया गया। लेकिन जब नेशनल मूवमेंट हुआ उस टाइम पे यही पुलिस फोर्स जो था वो नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए भी यूज किया गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है 1927 साइमन कमीशन, जो लाठी चार्ज किया गया था प्रोटेस्टर्स के ऊपर, जिसमें कि लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। ठीक है। ब्रिटिश जुडिशियरी, अब प्रेजेंट जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ये भी इसका भी जो रूट्स है वो ब्रिटिशर्स के टाइम में ही आया है, क्योंकि पहले इसके ब्रिटिशर्स के आने से पहले मुगल सिस्टम था। मुगल सिस्टम में जो भी शहंशाह का फैसला होता था, बादशाह का फैसला होता था, जो भी क्राइम वगैरह होता था उसका फैसला वो ही करते थे। तो कोर्ट में या उनके दरबार में जो भी फैसला सुना दिया गया वही अंतिम फैसला होता था। ऐसा कोई वकील नहीं होता था जो आकर के आपके पक्ष को पेश करे, वो सबूतों के बेसिस पर डिसाइड करते थे कि कौन गिल्टी है और कौन गिल्टी नहीं है। फिर ब्रिटिशर्स ने इस पूरे सिस्टम को चेंज किया। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे इन्होंने दो तरीके के अदालत बनाए। पहला बनाया फौजदारी अदालत क्रिमिनल केसेस के लिए, दूसरा बनाया दीवानी अदालत सिविल केसेस के लिए, चोरी चकारी, मर्डर, इन सब के लिए बना दिया क्रिमिनल कोर्ट यानी कि फौजदारी अदालत। और नॉर्मल सिविल केसेस जैसे फैमिली डिस्प्यूट हो गया, लैंड रेवेन्यू को लेकर के डिस्प्यूट हो गया, तो उसके लिए बनाया दीवानी अदालत। दीवानी का मतलब रेवेन्यू होता है, तो मोस्टली जो केसेस यहाँ पर रहते थे वो लैंड रेवेन्यू से ही रिलेटेड रहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि किसने सबसे पहली बार फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत बनवाया था, तो ये बनाया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत बनाया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होता था सदर, ठीक है, नहीं एक मिनट, स्टेट तो बहुत ऊपर चला गया, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर होता था सदर, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर के एक सदर बनता था। यहां पर बनाया सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत, जो कि यहां से अपील होकर के जाता था। तो अभी के लिए मान लो कि ये लोकल कोर्ट हो गए, जैसे गया का जो कोर्ट है वो मान लो, ये मान लो कि पटना हाई कोर्ट हो गया, और ये सुप्रीम कोर्ट जो कि 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहली बार एस्टैब्लिश किया था। ठीक है। फिर कॉर्नवालिस इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कॉर्नवालिस के टाइम पे जुडिशियल सिस्टम भी सिंप्लीफाई हुआ था, पुलिस सिस्टम भी सिंप्लीफाई हुआ था, और हमारा जो सिविल सर्विसेज का सिस्टम है वो भी सिंप्लीफाई हुआ था। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो फौजदारी अदालत है और दीवानी अदालत है इसको हटा दिया कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। इन्होंने रेवेन्यू फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन को सेपरेट कर दिया। अब एक चीज समझो, आज जो हमारा डीएम होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका कोई आइडिया है? क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। ठीक है, आप भी तो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो रेवेन्यू कलेक्शन और जुडिशियल फंक्शन एक ही इंसान के हाथ में होता था कि यही रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगा और यही अगर किसी तरीके का कोई क्राइम होगा तो उससे रिलेटेड पनिशमेंट भी यही देगा। और कॉर्नवालिस ने सबसे पहली बार इन दोनों को सेपरेट कर दिया कि रेवेन्यू फंक्शन के लिए अलग आदमी होगा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और जुडिशियल फंक्शन के लिए अलग आदमी होगा। अभी कौन कलेक्ट करता है? अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो टैक्सेस वगैरह तुम जो लोकल लेवल पे टैक्सेस होते हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एस्टैब्लिश्ड सर्किट कोर्ट्स विथ यूरोपियन जजेस फॉर अपील्स। अब ये जो अपीलेट कोर्ट था यहाँ पर, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत, इसको अबॉलिश करके इन्होंने बनाया सर्किट कोर्ट। और सर्किट कोर्ट में जो जज बैठते थे वो यूरोपियन होते थे, इंडियंस यहाँ पर नहीं बैठते थे। उसके बाद इन्होंने एक कोड इंट्रोड्यूस किया, कॉर्नवालिस कोड, जिसमें बोला गया सॉवरेंटी ऑफ लॉ, कि लॉ से ऊपर कोई भी नहीं, और लॉ किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, लॉ जो है वो ही सबके लिए इक्वल है। भले ही इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता था, इंडियंस के लिए अलग लॉ होता था, यूरोपियंस के लिए अलग लॉ होता था। उसके बाद बोला गया ऑफिशियल्स आंसरेबल टू सिविल कोर्ट्स, कि जो भी ऑफिशियल्स होंगे वो आंसरेबल होंगे, बट ये भी इंप्लीमेंट नहीं होता था। फिर आए विलियम बेंटिक। अब विलियम बेंटिक के टाइम पे इन सर्किट कोर्ट्स को भी अबॉलिश कर दिया गया
इन सर्किट कोर्ट्स को अबॉलिश करके इसका जो फंक्शन है वो फिर से कलेक्टर्स को ट्रांसफर कर दिया गया। ये सर्किट कोर्ट्स जो क्रिमिनल केसेस के लिए होते थे उनको वापस से कलेक्टर्स को ट्रांसफर कर दिया गया। और ऑप्शन टू यूज वर्नाक्युलर लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ पर्शियन। तो अभी तक इंग्लिश यूज नहीं हो रहा है, अभी तक ये कोर्ट्स में पर्शियन का यूज हो रहा है, क्योंकि पर्शियन जो था वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज था मुगल्स के टाइम पे। तो मुगल्स के टाइम पे जो अदालत होती थी ना, या जो दरबार होता था, उसमें जो भी कॉन्वर्सेशन होता था या जो भी पेपर्स वगैरह तैयार होते थे सब हिंदी में नहीं होते थे, पर्शियन में होते थे। ठीक है, क्योंकि मुगल्स का ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन था। और ये अकबर ने इसको फॉर्मलाइज किया था कि उन्होंने फॉर्मली पर्शियन को एज द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिटिशर्स अभी तक वो ही यूज करते आ रहे थे। फिर बेंटिक ने बोला कि आप लोकल लैंग्वेजेस को भी यूज कर सकते हैं पर्शियन की जगह पर। अगर ये जो कलेक्टर्स हैं ये लोकल लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं पर्शियन की जगह पर, अगर पर्शियन समझ में नहीं आता हो तो। उसके बाद 1833 में आया लॉ कमीशन, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि फॉर्मल लॉज जो बनाए गए, कि सीआरपीसी इंट्रोड्यूस किया गया, आईपीसी इंट्रोड्यूस किया गया। तो लॉ कमीशन बनाया गया अंडर थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, इसमें पहली बार एक लॉ मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया वाइसरॉय के या गवर्नर जनरल के काउंसिल में। ठीक है, तो लॉ मेंबर को जब ये 1833 या 1853 होगा, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो यहां पर इसको 53 होना चाहिए, क्योंकि 1860 1861 के टाइम पे ये लॉज जो है वो इनैक्ट हुए। हाँ, तो थॉमस बैबिंगटन मैकॉले को यूरोप से बुलाया गया, किस लिए? तो इंडिया में जितने भी लॉज हैं, हिंदू लॉ, पर्शियन लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसीज के लिए जो अलग लॉ होता था, इन सबको आप पढ़िए और सिविल लॉज को अलग करिए, यानी पर्सनल लॉज को अलग करिए और क्रिमिनल लॉज को अलग करिए, और क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करिए कि छोटे क्राइम्स की जो सजा है वो उस हिसाब से होनी चाहिए और बड़े बड़े क्राइम्स की जो सजा है वो उस हिसाब से होनी चाहिए, यानी प्रोपोर्शनैलिटी होना चाहिए। ये नहीं कि एक छोटा सा हम चोरी कर लिए तो उसके लिए हमको 15 साल के लिए जेल भेज दिया जाए। ठीक है, तो ये किया मैकॉले ने, जिन्होंने लॉज को कोडिफाई किया। तो प्रेजेंट तो नहीं कह सकते हैं, 1 जुलाई 2024 के पहले तक जो हम लोग सीआरपीसी, सीपीसी और इंडियन आईपीसी, इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब जो बनाया गया था ये यही थॉमस बैबिंगटन मैकॉले के द्वारा बनाया गया था। तो सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी बना 1859 में, इंडियन पीनल कोड आईपीसी बना 1860 में और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी बना 1861 में। ठीक है, और 1872 में आया इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट का मतलब होता है कि किन किन चीजों को एविडेंस के तौर पर कोर्ट में एडमिट किया जा सकता है। ऐसा जैसे अभी जो आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, तो पहले जो डिजिटल एविडेंस होता था ना उसको एविडेंस नहीं माना जाता था, लेकिन अब डिजिटल एविडेंस को भी एविडेंस माना जाने लगा है। तो समय के हिसाब से जैसे जैसे हमारी सराउंडिंग्स चेंज होती हैं वैसे वैसे लॉज को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ये लॉज जो है वो न्यूज में भी हैं, तो कि किसके टाइम पर ये सारे लॉज जो है वो किसके द्वारा ये सारे लॉज जो है वो बनाए गए थे। इंडियन पीनल कोड, पनिशमेंट्स क्या दिए जाएंगे कि कौन से क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट्स दिए जाएंगे। दोनों आता है। हाँ, लेटर डेवलपमेंट्स 1860 में यूरोपियंस कुड क्लेम नो स्पेशल प्रिविलेजेस एक्सेप्ट इन क्रिमिनल केसेस। तो अब कोर्ट में ना यूरोपियंस और इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। सेम क्राइम के लिए यूरोपियंस को हो सकता है कि माफ भी कर दिया जाता या कम सजा दिया जाता, जिसके लिए इंडियंस को ज्यादा सजा दी जाती थी। तो यहां बोला गया कि
यूरोपियंस कुड क्लेम नो स्पेशल प्रिविलेजेस एक्सेप्ट इन क्रिमिनल केसेस, कि सिवाय क्रिमिनल केसेस के यूरोपियंस को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। यानी अगर जो कोई क्रिमिनल केस नहीं है, क्रिमिनल केस यानी कि जिसमें कि सजा होती है इन जेल, ठीक है, तो उन केसेस में यूरोपियंस को किसी तरीके का कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। फिर 1865 में सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत को मर्ज कर दिया गया हाई कोर्ट्स एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में, क्योंकि पहले जो कैलकाटा का कोर्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता था, हाई कोर्ट नहीं बोला जाता था, ठीक है। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल कोर्ट, और ये जो हमारा प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है ना, ये यही है, इसका ओरिजिन यही 1935 के एक्ट से होता है, ठीक है। ब्रिटिश सिविल सर्विस सिस्टम, तो सबसे पहले कॉर्नवालिस ने, जैसा कि हम बताए कि कॉर्नवालिस के टाइम पे सिविल सर्विसेज को भी रिफॉर्म किया गया था। तो कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज को पहले ऑर्गेनाइज किया कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से लोग जो हैं वो काम करेंगे और उनका क्या काम होगा, और इन्होंने करप्शन को रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स भी लिए। फिर 1793 हायर पोस्ट जो थे, जैसे कि अभी के हिसाब से मान लो आईएएस, आईपीएस और आईआरएस हो गया, आईएफएस तो फॉरेन सर्विसेज होता है, तो एक होता है आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो ये चार जो सर्विसेज अभी के हिसाब से मान लो, उनको कोवेनेंटेड सर्विस बोला जाता था, कि जिनके पास अथॉरिटी जो है वो ज्यादा होती थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर दिया गया कि इन पोस्ट पर इंडियंस को एडमिट नहीं किया जाएगा। एक्सक्लूडेड इंडियंस ड्यू टू डिस्ट्रस्ट एंड कंपटीशन, कि एक तो कहते थे कि इंडियंस जो है वो भरोसे के लायक नहीं है, कि आप लोग बहुत ज्यादा करप्शन करते हैं, इन हाई पोस्ट पे जाकर के आप लोग जो है वो रिसोर्सेज को खत्म कर देंगे। और दूसरा कंपटीशन, कि इंडियंस अगर बहुत इंटेलिजेंट हुए, वहां जाकर के compete किया और यूरोपियंस की सीट को ये लोग छीन सकते हैं, इसीलिए इंडियंस को उन पोस्ट से हटा ही दिया गया कि आप यहां पर अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने बोला, थियोरिटिकली ओपनड अप सर्विसेज टू इंडियंस बट प्रोविजंस वर नॉट इम्प्लीमेंटेड। इसमें इस समय रिकमेंडेशन आया था, उस कमीशन का हम नाम भूल रहे हैं, बट एक कमीशन का रिकमेंडेशन आया था जिसके बेसिस पे बोला गया था कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज को भी इंडियंस के लिए ओपन कर देना चाहिए। और एक्ट में ये प्रोविजन डाल भी दिया गया कि ठीक है ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसको फाइनली 1853 में इम्प्लीमेंट किया गया था। अच्छा, ये रिपीट हो गया है। फिर आया इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, जो कि स्पेसिफिक पोजीशंस ऑफ ये सेट असाइड स्पेसिफिक पोजीशंस फॉर कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स। कुछ पोस्ट को रिजर्व कर दिया गया कि ये सिर्फ कुछ लोग ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इंडियन या यूरोपियन को नहीं वो किया गया, लेकिन कुछ पोस्ट को बोला गया कि कुछ पोजीशंस जो थे उनको बोला गया। तो पहले नहीं पता चलता था कि कोवेनेंटेड क्या है और नॉन कोवेनेंटेड क्या है। अब बता दिया गया, फॉर्मलाइज कर दिया गया कि ये पोस्ट जो होंगे वो कोवेनेंटेड होंगे और ये पोस्ट जो होंगे वो नॉन कोवेनेंटेड होंगे। उसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इंग्लिश में करने के लिए डिसीजन लिया गया इस एक्ट में, और एज लिमिट को रिड्यूस करके कर दिया गया 19 इयर्स, कि 19 साल के बाद आप एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं। आज 21 ईयर्स स्टार्टिंग है, कि 21 से पहले नहीं दे सकते हैं, यहाँ 19 के बाद नहीं दे सकते थे, ठीक है। फिर एटकिंसन कमीशन आया 1886 में, जिसने इस कोवेनेंटेड और नॉन कोवेनेंटेड को खत्म कर दिया कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं रहेगा। और इसने क्या किया कि इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जिसका एग्जाम इंग्लैंड में होता था, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट, जिसका कि इंडिया में होता था। तो ये मान लो कि ये यूपीएससी हो गया और ये स्टेट का जो एग्जामिनेशन है वो हो गया, और ये एज लिमिट को बढ़ा करके इसने कर दिया 23। ये सारा कमीशंस का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछ लेता है। फिर 1919 में आया मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको
कंबाइन करके बोलते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसमें क्या बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को एम्प्लॉय करना है सिविल सर्विसेज में। तो अब इस चीज को समझो, इसके बैकग्राउंड को जब हम लोग आगे देखेंगे तो अभी इस समय तक स्वदेशी मूवमेंट हो चुका है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट 1907 का जो टाइम था उस समय हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, जहां पर कि और रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हो गया। तो दो बड़े रिवोल्ट्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुके हैं, दो बड़े मूवमेंट्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चुके हैं। प्लस 1919 का टाइम है, यानी गांधी भी आ चुके हैं, गांधी आ चुके हैं और गांधी चंपारण भी कर चुके हैं, खेड़ा भी कर चुके हैं और अहमदाबाद भी कर चुके हैं। ये सब हम लोग करेंगे, अभी शॉर्ट में समझो। यानी एक जागरूकता अब इंडियंस के अंदर आ गई थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनको हमें यहां से हटाना है। सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड जो है वो स्टार्ट हो गई थी स्वदेशी मूवमेंट के टाइम से। तो सेल्फ गवर्नमेंट को ही प्रमोट करने के लिए यहां पे बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को यहां पर एम्प्लॉय किया जाएगा। सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वराज, ठीक है। स्वराज यानी कि जो खुद से रूल, खुद से सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट। तो यानी कि अगर ब्रिटिशर्स होते तो वो सेल्फ रूल नहीं होता, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे जैसे नहीं थे। तो इंडियंस के हाथ में गवर्नमेंट होना चाहिए, इसीलिए इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा पोस्ट पर रखने की बात की गई। रेकमेंडेड साइमल्टेनियस एग्जाम्स इन इंडिया एंड इंग्लैंड, कि इंडिया और इंग्लैंड दोनों में एग्जाम होगा, ये भी बोला गया। फिर 1/3 रिक्रूटमेंट इन इंडिया टू बी इंक्रीज ग्रेजुअली, कि जो भी रिक्रूटमेंट है उसका 1/3 जो होगा वो इंडियंस होंगे और इसको धीरे धीरे करके और इंक्रीज किया जाएगा। ब्रिटिश का कोई फायदा नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं था। नहीं, जलियांवाला बाग जो है इस रिफॉर्म्स के बाद हुआ था। हाँ, वो सप्रेस करेंगे, लेकिन उनके पास कोई और चॉइस नहीं था ना, लोग डिमांड कर रहे थे। अगर वो ऐसे छोटे छोटे रिफॉर्म्स नहीं लेकर के आते तो बड़े लेवल पे रिवोल्ट हो सकता था। तो अल्टीमेटली देखो, आज भी ब्यूरोक्रेसी का जो कंट्रोल होता है वो मोस्टली किसके हाथ में होता है? पॉलिटिकल कंट्रोल के हाथ में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हाथ में। अगर गवर्नमेंट तुमको बोलेगी कि ये काम नहीं करना है, तो एज अ ब्यूरोक्रेट यू कैन नॉट डू इट बिकॉज यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां पर भले ही वो कह रहे थे कि इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय किया जाएगा, लेकिन कौन से पोस्ट पे एम्प्लॉय किया जाएगा ये नहीं बोला गया, ठीक है, कि हाई पोस्ट पे किया जाएगा या लोअर पोस्ट पे किया जाएगा। प्लस उनको भी पता था कि जो मेजर कंट्रोल है, पॉलिटिकल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, वो हमारे ही हाथ में रहेगा। तो अगर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल इनके हाथ में चला भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। फिर आया ली कमीशन 1924 में, और जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है ना यूपीएससी का और स्टेट पीएससी का, ये यहीं से आता है। इसी के रिकमेंडेशंस पे पहली बार जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो बनाए गए थे, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू कंटिन्यू रिक्रूटिंग फॉर इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एटसेट्रा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है? तो 1858 में गवर्नर जनरल के अलावा एक और प्रोमिनेंट ऑफिशियल को बनाया गया था जो जिसके पास कुछ पावर्स होते थे, जो कि होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, 1858 का एक्ट जब करेंगे तो उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिक्रूट करेंगी ट्रांसफर्ड सर्विसेज के लिए। तो यही 1919 में बताए कि सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। तो उन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में काम करने के लिए कुछ लोग भी चाहिए होते, उसको बोलते थे ट्रांसफर्ड सर्विसेज। और इसको कौन रिक्रूट करेगा? तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक है। proposed parity between Europeans and Indians in imperial civil services in 15 years, कि अगले आने वाले 15 सालों में जो यूरोपियंस हैं और इंडियंस हैं इंपीरियल सिविल सर्विस में, जो अभी हमारा जो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ना, इसको पहले इंपीरियल सिविल सर्विस बोला जाता था, ठीक है। तो उसमें इंडियंस और यूरोपियंस को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, एकदम तुरंत नहीं, आने वाले 15 सालों में, कि धीरे धीरे करके इक्वल दोनों को
किया जाएगा और यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशंस को एस्टैब्लिश किया गया। तो ये सब तो नहीं पूछेगा, बट ये जरूर पूछ सकता है एग्जाम में कि पब्लिक सर्विस कमीशन को किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद 1935 के एक्ट में ये जो यहाँ रिकमेंडेशन दिया ना कि पब्लिक सर्विस कमीशन को 1924 में रिकमेंडेशन दिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करना है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन जाकर के 1935 के एक्ट में बोला गया कि अच्छा फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, यानी अभी जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो उस समय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, और अभी जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जैसे बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, वो उस समय प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन था। बट की पोजिशंस रिमेन विद द यूरोपियंस डिस्पाइट इंडियनाइजेशन, कि जो की पोजिशंस थे वो आज भी यूरोपियंस के पास थे डिस्पाइट इसके कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को सिविल सर्विसेज में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो यहां पे ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो खत्म होती है। नेक्स्ट जो अभी हम लोग देखेंगे वो होगा लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स की थी वो। हाँ, ये पूरा ओवरव्यू हो गया। इससे तुम्हारे को मतलब इससे ज्यादा मिलिट्री पॉलिसी, पुलिस पॉलिसी, ये सब में कुछ पूछेगा नहीं। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से आता है। पढ़ा देंगे, आज ही कंप्लीट कर देंगे। अब लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है लगान। जमीन से जो आप खेती कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा जो जमींदार है या जो ब्रिटिशर्स हैं उनको देना पड़ता था। लगान मूवी देखिए, उसमें बोलता है ना कि इतना लगान देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही लगान यहां पर, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, यही लगान की वसूली करने के लिए 3 अलग अलग सिस्टम्स थे, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवारी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ में आएगा तो आगे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना। तो जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया कॉर्नवालिस ने इन 1793। कौन इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, हर चीज से इसमें सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, सिर्फ स्टेट लेवल पे ही नहीं, यूपीएससी भी पूछ चुका है। थ्रू द परमानेंट सेटलमेंट, इसको परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते थे। क्यों बोलते थे ये भी अभी समझ में आएगा। That fixed the land right of the members in perpetuity without any provision for fixed rent or occupancy right for actual cultivators। कि अब जो लोग यहाँ पर, मान लो हम जो हैं वो किसान हैं, ठीक है, ये मेरी जमीन है, तो क्या करते थे कि बहुत सारी जमीन को मिला करके एक जमींदार बनाते थे और उसको उस सारी जमीन का ओनर बना देते थे कि ये सारा जो जमीन हुआ वो अब उस जमींदार का हुआ। और अब यानी कि जमीन मेरी थी और मेरे को कुछ नहीं मिला उस जमीन के बदले, और मेरा जमीन बिना मेरी मर्जी के किसको ट्रांसफर कर दिया गया, जमींदार को। और उस जमीन के बदले तो हमको कुछ नहीं मिला, बदले में हर महीने या हर साल हमको उसके लिए लगान भी, हर सीजन में, महीने साल के हिसाब से तो नहीं होता था, सीजन के हिसाब से होता था कि खरीफ सीजन हो गया, रबी सीजन हो गया, उसमें इतना लगान जो है वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि मेरा ही लैंड था और उसके लिए हम ही रेंट भी पे कर रहे हैं, मैं अपने ही खुद के लैंड पे। और ये जमींदार कैसे बनते थे, तो जमींदारी का नीलामी होती थी कि अलग अलग लोग जो आकर के इकट्ठा होते थे, उनको बोला जाता था कि अच्छा ये मान लो कि ये बंगाल प्रोविंस का एक लैंड है। अब बंगाल प्रोविंस जो है वो बहुत फर्टाइल रीजन था, उसका मान लो कि 10 एकड़ का लैंड है। अब इस 10 एकड़ के लिए नीलामी की जाएगी, कोई बोलेगा 1000, कोई बोलेगा 2000, कोई बोलेगा 3000, तो जो भी सबसे ज्यादा पैसे ब्रिटिशर्स को देगा उसको ये 10 एकड़ दे दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा, तो जमींदारी वसूल करने के लिए या लगान वसूल करने के लिए। अब जो लगान ये वसूल करेगा, ये जो जमींदार है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो ये ब्रिटिशर्स को देगा। और ये जो हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास जाता था वो फिक्स्ड होता था कि इतना आपको देना ही देना है। अमाउंट फिक्स्ड नहीं होता था, रेशियो फिक्स्ड होता था। ठीक है, कि अगर मान लो 100 रुपए वसूल हुए तो उसका 2/3,
तो 200 भी वसूल होगा तो उसका भी 2/3 हम सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता था कि परमानेंटली सेटल कर दिया गया कि इतना ही लगान देना पड़ेगा। फ्यूचर में इसमें रिवीजन का कोई स्कोप नहीं होता था कि इन फ्यूचर अगर मान लो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी घट जाए, तब भी उतना लगान देना ही देना था, ठीक है। Under the zamindari system, land revenue was collected from the farmers by intermediaries known as the zamindars। यानी 3 लेवल पे, नीचे होते थे फार्मर्स, उनके ऊपर होते थे जमींदार्स और उनके ऊपर होते थे ब्रिटिशर्स। The share of the government in the total land revenue collected by the zamindars was kept at 10/11 and the remainder going to the zamindars। यानी मान लो कि 110 रुपए का यहां पर रेवेन्यू जो है वो जमींदार ने कलेक्ट किया है, ठीक है। 110 रुपए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इजीली डिवाइड हो जाए। तो 110 रुपए जब जमींदार ने कलेक्ट किया तो इसका 10/11 हिस्सा यानी कि 100 रुपए जो हैं वो चले जाएंगे ब्रिटिशर्स के पास और बाकी के जो 10 रुपए हैं वो जाएंगे जमींदार के पास। अब एक और केस देखो, मान लो जमींदार ने कलेक्ट किया 220 रुपए, ठीक है। अब 220 जब कलेक्ट किया तो इसका 10/11 यानी कि 200 रुपए ये चले जाएंगे ब्रिटिशर्स के पास और 20 रुपया बचेगा किसके पास? जमींदार के पास। तो जमींदार को फायदा तभी होता जब वो ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करता है कि नहीं, वरना उसके पास बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो बच जाता। तो इसीलिए क्योंकि जमींदार पे कोई फिक्स्ड सीलिंग लिमिट नहीं लगाया गया था कि इससे ज्यादा आप वसूल नहीं कर सकते हैं, तो वो टाइम टू टाइम अपनी मर्जी से जो रेंट है या जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा देता था ताकि उसका जो इनकम है वो इंक्रीज हो सके। करप्शन नहीं हो, बिल्कुल होता था, जमींदार करते थे करप्शन। हाँ, लोअर लेवल पे फार्मर्स नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास इतना वो ही नहीं होता था कि वो इस चीज पूरे सिस्टम को समझ सके। वो इतना उनको धीरे धीरे करके वो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे इस सिस्टम से कि यही जमींदार से बाद में वो कर्ज भी लेने लगे थे, उन्हीं जमींदार को ही रेंट देने के लिए, रेवेन्यू देने के लिए। तो एक तो उनको रेवेन्यू तो मिलता ही था, साथ साथ में इंटरेस्ट भी मिलता था, ठीक है। और ये कहां पे प्रेवलेंट था ये सिस्टम? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये जगह के नाम याद होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस पर, ठीक है। वो और ये नहीं पूछेगा कि कहां पे था, वो तुमको दे देगा कि कहां पे नहीं था। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा देगा जहां पे कि नहीं होता है, ठीक है। ये है जमींदारी सिस्टम। नीचे पेजेंट्स होते थे या फार्मर्स, फिर उनके ऊपर जमींदार्स, उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इसी जमींदारी सिस्टम में एक अग्रीमेंट होता था, जमींदार और गवर्नमेंट के बीच में एक अग्रीमेंट होता था जिसको बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट अग्रीमेंट। अब इस परमानेंट सेटलमेंट अग्रीमेंट में जमींदार्स को परमानेंट ओनर्स ऑफ द लैंड के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता था। जितना पैसा उन्होंने दिया उस पैसे के लिए उनको उस लैंड का ओनर रिकॉग्नाइज किया गया। और ये हेरिडिटरी होता था कि जमींदार के मरने के बाद ये जो लैंड है ये उसके सन को चला जाएगा, यानी उसका बेटा उसके बाद लगान की वसूली कर सकता है। लेकिन एक जो चीज थी जो इसमें अलग थी या इसका डीमेरिट कह सकते हो कि ये जमींदारी सिस्टम में एक लॉ इंप्लीमेंट किया जाता था, सनसेट लॉ। अब ये सनसेट लॉ क्या था? मान लो कि आज है 26 सितंबर या 27 सितंबर है ना आज, तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट हैं, ये जमींदार है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि 30 सितंबर सूरज ढलने तक यानी सनसेट तक जो इस गांव का लगान है वो ला करके देना है, और अगर नहीं दिया 30 सितंबर के सूर्यास्त तक तो तुम्हारा लैंड जो है वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये होता था कि जमींदार जो थे अगर वो सनसेट लॉ को फॉलो नहीं कर पाते थे, जो स्पेसिफाइड डेट था
उस दिन के सनसेट तक वो जाकर के लैंड रेवेन्यू जमा नहीं कर पाते थे, तो उनसे वो लैंड जाकर के किसी और को दे दिया जाता था। इसीलिए बोला जाता है कि जमींदारी सिस्टम हेरिडिटरी था बट ट्रांसफरेबल भी था, कि भले ही ये राइट आपको जायदाद में मिल सकती है कि हाँ आगे आपका जो अगला जनरेशन है उसको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने जो लॉ है उसको फॉलो नहीं किया, जो प्रॉपर सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया, तो आपका जो लैंड है वो ट्रांसफर भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो they were given instruction to pay 89% of the annual revenue to the state and were permitted to enjoy the 11% of their revenue as the share। ये 89-11 मत याद रखना, ये 10/11 और 1/11 यही याद रखना। ठीक है, the zamindars were left independent in the internal affairs of their respective districts, कि जहां जो आपका लैंड है उसमें इंटरनली अब क्या मैनेज करना है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, उसमें हमारी किसी तरीके की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। तो अगर फीचर्स पूछे तो सबसे पहला फीचर्स हम यही बोलेंगे कि जो जमींदार थे वो हेरिडिटरी ओनर होते थे लैंड के, और उनको राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिलता था कि इस लैंड को आपका अगला जनरेशन कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा बोलेंगे कि लैंडलॉर्ड्स कैन सेल और ट्रांसफर द लैंड एज पर देयर विशेस, कि अगर मेरे पास जो लैंड है, हम जमींदार हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है अब इस लैंड को पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का, हमको कहीं जाना पड़ गया, मेरा मन है कि हम विदेश में जाकर के सेटल हो जाएं, तो हम इस लैंड को बेच भी सकते हैं, किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। The landlord's property remains as long as it pays a certain income to the government on the specified day। यही है सनसेट लॉ। If they don't pay, their rights will be extinguished and the land will be auctioned, कि अगर नहीं पे कर पाए तो दोबारा से उस लैंड की नीलामी होगी और जो नेक्स्ट टाइम बोली लगाएगा उसको दे दिया जाएगा। The amount to be paid to the landlords was fixed amount. It was decided that it would not increase in the future forever। यही कारण है कि इसको परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है, कि परमानेंटली सेटल कर दिया गया कि इससे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो नहीं देना होगा। द जमींदार ऑल्सो हैड टू गिव द टेनेंट, यानी कि जो फार्मर है उसको टेनेंट बोल रहे हैं यहां पर, अ पेटेंट डिस्क्राइबिंग द लैंड गिवन टू हिम एंड द रेंट दैट द जमींदार हैड टू पे। The responsibility of looking after the peasants fell on the shoulders of the Indian landlords, कि जो अब ये लैंड है इसमें 10 लोग जो है वो अगर काम कर रहे हैं तो जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उनकी देखरेख वो करे, कि वो जो काम कर रहे हैं उनकी फैमिली वगैरह का जो देखरेख है वो सारा जमींदार ही करता था। इसीलिए देखो पुराने जमाने में जो बंधवा मजदूरी थी वो बहुत ज्यादा फेमस होती थी, कि बंधवा मजदूरी यानी कि जो ऐसा काम जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं किया जाता था। जो लोग होते थे, जो लोग मजदूर होते थे या जो फार्मर्स होते थे, उनकी जो फैमिली होती थी वो भी जमींदार के घर पे काम कर रही होती थी, चाहे जो भी क्लीनिंग वगैरह कुकिंग वगैरह का काम है वो लोग कर रहे होते थे। ठीक है, अब इस सिस्टम में कुछ इश्यूज भी थे, तो क्या लगता है क्या इश्यू होगा? सारे इश्यूज फार्मर्स को कैसे होंगे? हाँ, उनको तो लॉसेस हो रहे हैं कि रेवेन्यू जमींदार फार्मर्स से ज्यादा रेंट कलेक्ट किया जाता है इसीलिए, और प्लस उनका लैंड भी उनसे ले लिया गया था। हाँ, ये कल्टीवेटर के लिए यानी पेजेंट के लिए इशू था। लेकिन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, पेजेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जमींदार के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के लिए इशू ये था कि रेवेन्यू फिक्स था, चाहे कितना भी वो कल्टीवेशन मान लो बढ़ भी गया कि एकदम दुगना हो गया, तब भी उसको उतना ही रेवेन्यू मिलेगा जितना पहली बार में मिल रहा था। ठीक है, या जिस रेशियो में वो मिल रहा था। तो इसीलिए कंपनी को रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा था बहुत सारे केसेस में। जमींदार के लिए इशू था कि ये जो राइट था वो ट्रांसफरेबल था, कि किसी कारणवश अगर वो नहीं जमा कर पाते हैं रेवेन्यू तो उनका लैंड जो है वो उनसे लेकर के किसी और को दे दिया जाएगा। ठीक है,
रेशियो में फिक्स था। हाँ, लेकिन जमींदार जो थे वो इतना क्या करते थे ना कि वो भले ही लेते थे ज्यादा, बट ब्रिटिशर्स को जाकर के एग्जैक्टली नहीं बताते थे कि इतना अमाउंट जो है वो हमने कलेक्ट किया है। ठीक है। In villages, the cultivators found the system oppressive and exploitative, as the rent they had to pay, they paid to the zamindar was very high, while his right on the land was quite insecure. कि मेरा land है, उसमें मेरा ही right नहीं है। The cultivators often had to take a loan to pay the rents. On failing to pay the rent, they were evicted from the land. कि in case अगर वो नहीं दे पाते थे rent, तो उनको उनके लैंड से एविक्ट कर दिया जाता था, यानी वो लैंड जो है वो गवर्नमेंट उनसे ले लेती थी। जमींदार्स के लिए द रेवेन्यू हैड बीन फिक्स्ड सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे, एंड दोज हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट द जमींदारी। इतना हाई था कि कई बार जमींदार जो थे वो उनको ब्रिटिशर्स को पे नहीं कर पाते थे उतना रेवेन्यू। क्यों? ये अपने पॉकेट से तो नहीं देते ना, जो गांव से कलेक्ट होता, अब हुआ ही अगर 100 टन है या 100 किलो है, तो ये 200 किलो रेवेन्यू कहां से जमा करके देंगे, है कि नहीं? इसीलिए इनके लिए भी बहुत मुश्किल होता था। प्लस द जमींदार्स वर नॉट सो कीन अबाउट इंप्रूविंग द लैंड, एज लॉन्ग एज दे कुड गिव आउट द लैंड एंड गेट रेंट दे प्रेफर्ड इट। इनको अब फीचर्स में देखा हमने कि जो इंटरनल अफेयर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जमींदार की होती थी, यानी गांव में जो भी चीजें हो रही हैं उस लैंड पे, कौन सा फसल उगाया जाएगा, किस चीज की कमी है, कभी सूखा पड़ गया, कीड़ा लग गया, तो इस सब को देखरेख का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? जमींदार का था। लेकिन जमींदार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इन चीजों से, उसको सिर्फ चाहिए था कि अपना जो लैंड है वो, मतलब अपना जो रेंट है वो हमको मिल जाना चाहिए। कंपनी के लिए क्या था? तो बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 19th century, cultivation slowly expanded and prices rose in the market. Although this meant an increase in the income of the zamindars, it was no gain for the company since it could not increase a revenue demand that had been settled permanently. क्योंकि permanently settle कर दिया गया, तो यहां पर उसको अब दोबारा से increase नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब होता है फार्मर, एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है फार्मर। तो जैसे जमींदारी सिस्टम में देखा हमने कि 3 लेवल्स हैं, नीचे है फार्मर्स, ऊपर है जमींदार्स और सबसे ऊपर है ब्रिटिशर्स। अब इसमें ये सेकेंड लेवल को हम लोग हटा दे रहे हैं, सीधा फार्मर और ब्रिटिशर का यहां पर लेन देन होगा, यानी ये जमींदार से एक तरीके के मिडिल मैन ही है ना, कि यहां से काम, जो मैसेज है या जो पैसा है वो वहां लेकर के जा रहे हैं, और इस वक्त इसके लिए इनको सैलरी भी मिल रही है। तो अगर डायरेक्टली जो फार्मर्स हैं वो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू देंगे, तो यहाँ ब्रिटिशर्स की इनकम भी ज्यादा होगी क्योंकि उनको जमींदार्स को कुछ नहीं देना पड़ रहा है, और फार्मर्स को भी थोड़ा कम देना पड़ेगा क्योंकि जमींदार्स वाला शेयर जो है वो यहां से हट जाएगा। तो ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो ने। ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया मद्रास प्रेसिडेंसी में 1819 से 26 के बीच में। ठीक है। तो इसमें लैंड रेवेन्यू वाज पेड बाय द फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट, किसी भी तरीके का कोई मिडिलमैन यहां पर इन्वॉल्व नहीं था। The individual cultivator called the Rayat had full rights regarding the sale, transfer and leasing of the land. कि जो लैंड है वो कल्टीवेटर के पास ही रह जाता था, इसको सेल करना है, ट्रांसफर करना है या लीज पे देना है, वो सारा डिसीजन इंडिविजुअल फार्मर खुद यहां पर ले सकता था। ठीक है। हाँ, लेकिन एरियाज अलग अलग थे इसके एरियाज। हाँ, महाराष्ट्र, बेरार, ईस्ट पंजाब, कुर्ग और आसाम। शुरू हुआ तमिलनाडु में, फिर इसको एक्सटेंड किया गया महाराष्ट्र, बेरार, ईस्ट पंजाब, कुर्ग और आसाम। ब्रिटिश का फायदा नहीं हो रहा था, तभी तो इश्यूज पढ़े ना हम लोग। सारे जगह पे कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था इसका एग्जैक्ट रीजन तो इवन मेरे को भी इसका आइडिया नहीं है, बट नहीं किया गया था।
अलग अलग जगहों पे वहां के सिस्टम जो वहां पे पहले से भी चलता आ रहा था उस हिसाब से वहां पर चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया, तो ये है ये रैयतवारी सेटलमेंट कि ब्रिटिशर और रैयत के बीच में डायरेक्ट सेटलमेंट हो रहा है, जमींदार यहां पर इन्वॉल्व नहीं है। द रैयत्स कुड नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम द लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेंट, कि जब तक हम रेंट दे रहे हैं, जब तक रेवेन्यू दे रहे हैं, तब तक मेरे को मेरे लैंड से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। कौन कौन से जगहों पर, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बेरार, ईस्ट पंजाब, कुर्ग और आसाम। सबसे बड़ा एडवांटेज था एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन हु ऑफन ऑप्रेस्ड द विलेजर्स, यानी जमींदार इसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन इसके साथ भी कुछ इश्यूज थे। इसके साथ इश्यूज ये थे कि क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू इतना हाई था कि कई बार फार्मर्स उसको पे नहीं कर पाते थे, और अगर पे नहीं कर पाते तो उनका लैंड उनके हाथ से चला जाता। तो यहाँ पर इमर्ज होते हैं मनी लेंडर्स, यानी जो लोग कर्ज पे पैसा देते थे। ठीक है, और ये बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन फार्मर्स से चार्ज करते थे। तो सिस्टम गेव मच पावर टू द सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल्स whose एक्टिविटीज वर inadequately सुपरवाइज। जो लोग कलेक्ट करने आते थे रेवेन्यू, उनको बोल रहे हैं यहाँ पर सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल्स। हर जगह गवर्नर जनरल तो जाकर के कलेक्ट कर नहीं सकता है, किसी ना किसी को तो वो अपॉइंट करेगा ही कि आप जाकर के रेवेन्यू कलेक्ट करके आइए। तो कई बार उनपे क्योंकि एडिक्वेट सुपरविजन नहीं किया जाता था, तो वो लोग यहाँ पर करप्शन भी करते थे। The system was dominated by the Mahajans and the money lenders who granted loans to the cultivators by mortgaging their land. अब इनके पास जो फार्मर्स होते थे, लोन लेने के लिए कुछ चीज जो है वो गिरवी रखनी पड़ती है, कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है। इनके पास क्या था, सिर्फ इनका लैंड था, वही लैंड जो है वो ये गिरवी रखते थे। The money lenders exploited the cultivators and evicted them from the land in case of loan default, कि अगर डिफॉल्ट कर देते थे, लोन वापस नहीं कर पाते थे, तो ये लोग जो मनी लेंडर्स थे वो इनका लैंड वापस भी इनके हाथ से ले भी लेते थे। नहीं, जमींदार को रेवेन्यू ऑफिसर्स जो थे वो लैंड के ओनर थोड़ी थे, जमींदार तो लैंड के ओनर्स बना दिए जाते थे। पेमेंट सैलरी मिलती थी, उस रेवेन्यू का कोई हिस्सा उनको नहीं मिलता था। ठीक है, सैलरी तो वैसे भी रेवेन्यू ऑफिस, अगर जमींदारी सिस्टम जो था उसमें भी तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे ही ना, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे रेवेन्यू ऑफिशियल्स काम नहीं करते थे, उनको वैसे भी गवर्नमेंट सैलरी दे रही थी, लेकिन जमींदार को अलग से देना पड़ता था, तो जमींदार को यहां पर एलिमिनेट किया गया। लास्ट है महलवारी। अब महलवारी में क्या होता है कि मान लो ये एक जगह है, यहां पर अलग अलग गांव है। ठीक है, अब इन 4 गांवों को मिला करके एक महल बनाया जाए। महल मतलब वो पैलेस वाला महल नहीं, सिर्फ कहने के लिए यहां पर महल, की एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को यहां पर महल बनाया। डिपेंड करेगा साइज पे, कई बार एक विलेज को भी महल के तौर पे रखा जाता था, या एक से ज्यादा विलेजेस को भी महल के तौर पर रखा जाता था। और इसको इंट्रोड्यूस किया हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, 1822 में devised a new system known as the Mahalwari system. It was introduced in the northwestern provinces of Bengal Presidency. Most of this area is now in Uttar Pradesh. Under the Mahalwari system, the land revenue was collected from the farmers by the village headman. अब ये जो महल होता था, इसका एक सरदार या फिर हेडमैन होता था। ठीक है, बहुत सिमिलर है, ये जमींदारी सिस्टम से बहुत सिमिलर है। और लेकिन ये जो अब जमींदार जो होता था, उसको जो राइट्स दिए जाते थे वो ऑक्शन करके दिए जाते थे, कि वो उसके बदले पैसा देता था गवर्नमेंट को। लेकिन ये इन्हीं 4 गांवों में से किसी एक आदमी को चुना जाएगा, जो यहाँ पर रेवेन्यू है उसको चारों गांवों में से कलेक्ट करके जाकर के ब्रिटिशर्स को देगा। ठीक है, तो अंडर द महलवारी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेडमैन ऑन बिहाफ ऑफ द होल विलेज एंड नॉट द जमींदार। तो ये हेडमैन जो है, इसको जमींदार नहीं समझना है, क्योंकि जमींदार बाहर से आता था, उसका लोकल लोगों से कोई लेना देना नहीं था। ये इन्हीं लोकल्स में से निकल करके एक आदमी आया, मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी जो बहुत रिस्पेक्टेबल होता था, उसको चुना जाता था कि आप जाकर के रेवेन्यू जो है वो जमा करके आएंगे ब्रिटिशर्स के पास।
Entire village was converted into one bigger unit called the महल and was treated as one unit for the payment of the land revenue. कि जो villages हैं उनको मिला करके एक bigger unit बनाया जाएगा महल, और उस पूरे महल का जो रेंट है उसके हिसाब से जाएगा. यानी अगर 4 गांव को मिला करके महल बनाया गया है तो उन चारों से अलग अलग रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा, उस एक महल से जो रेवेन्यू है वो वसूल किया जाएगा. ठीक है. The revenue under the महलवारी system was to be revised periodically and not fixed permanently. ना रैयतवाड़ी में ना ही महलवारी में जो परमानेंट फिक्सेशन है वो हुआ था. इसको पॉपुलराइज किया विलियम बेंटिक ने आगरा और अवध में, और बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया मध्य प्रदेश और पंजाब में. तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि क्यों जमींदारी सिस्टम को रिप्लेस नहीं किया गया, धीरे धीरे करके किया गया. जहां जहां पे पॉसिबल था वहां वहां पे किया गया. तभी देखो आज बिहार और बंगाल का जो एरिया है वहां पर आज भी ये जो टर्म है जमींदार, ये बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, क्योंकि इस 2 जगहों पे से जो परमानेंट सेटलमेंट है वो उतना ज्यादा रिप्लेस नहीं किया गया था, बाकी सब जगहों पर कर दिया गया था. ठीक है. इश्यूज विथ द महलवारी सिस्टम. मेजर ड्रॉबैक ये था कि एक मिनट, a major drawback of the system was that the survey was practically based on faulty assumptions which left a space for manipulations and corruption. क्या बोला गया कि जो रेंट है या जो रेवेन्यू है उसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाएगा. पीरियोडिकली रिवाइज करने के लिए कुछ स्टडी करना पड़ेगा, तो इसके लिए सर्वे किया जाता था. हर 10 साल पर या हर 20 साल पर एक सर्वे किया जाएगा, जो कि उसके बेसिस पर रेवेन्यू जो है वो डिसाइड किया जाएगा. लेकिन इस सर्वे में बहुत सारे अजम्पशंस होते थे कि मान लो कि अब अभी जो मेरा लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए किसी क्रॉप के लिए वो अवेलेबल है. लेकिन थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में अगर पढ़ा होगा कि एक लैंड पे अगर बहुत ज्यादा टाइम तक कल्टीवेशन होते चला जाता है तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म होने लगते हैं. लेकिन ये अज्यूम कर लिया जाता था कि अगर कोई लैंड फर्टाइल है तो वो परमानेंटली अब फर्टाइल ही रहेगा. बस रेवेन्यू को रिवाइज किया जाता था, जो कंडीशंस होते थे उनको फिक्स्ड रखा जाता था. ठीक है. और प्लस इसमें करप्शन का भी स्कोप बहुत ज्यादा था. एट टाइम्स इट मेड द कंपनी स्पेंड मोर देन हाफ मोर फॉर द कलेक्शन देन द रेवेन्यू कलेक्टेड. कॉन्सिक्वेंटली द सिस्टम वाज रिगार्डेड एज अ फेलियर. कि कई बार कंपनी को जितना रेवेन्यू मिलता नहीं था उससे ज्यादा उनको खर्च करना पड़ता था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए महलवारी सिस्टम में. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. कई हाँ, बाकी सारे को नहीं बोल रहे एज फेलियर. ठीक है. तो यही यहाँ पर अब जो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो भी खत्म हुआ. लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज. क्लास 11:30 से शुरू हुई थी, जाने नहीं देंगे आज. क्या? क्योंकि उससे ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू का लॉस नहीं हो रहा था. यहां क्या बोला गया कि कई बार ब्रिटिशर्स को जितना पैसा मिलता नहीं था उससे ज्यादा पैसा उनको खर्च करना पड़ता था उस पैसे को कलेक्ट करने के लिए. यानी मान लो कि तुमको किसी से कोई गुजरात में रहता है, ठीक है, उसको तुमने 1000 रुपए दिए हैं, यूपीआई नहीं चल रहा है, उसको तुमने 1000 रुपए दिए. अब तुमको जा करके उससे वसूल करना है 1000 रुपए. उसके लिए तुम 10,000 रुपए खर्च करके जा रहे हो उससे 1000 रुपए वसूल करने के लिए. तो ये तो फेलियर ही हुआ ना, कि तुम्हारा 9000 रुपए का लॉस हो जाएगा. ठीक है. तो ब्रिटिशर्स को जितना पैसा मिलता नहीं था उससे ज्यादा पैसा वो उनको खर्च करना पड़ता था इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए. ठीक है. पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस समझा चुके हैं कि क्या था. ज्यादा नहीं, 5-6 स्लाइड्स हैं, इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. क्या था पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस? ठीक है. सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं, किसी भी स्टेट का जो बफर स्टेट बनाने का सिस्टम था उसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस बाय वॉरेन हेस्टिंग्स वाज अ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एंड डिप्लोमैटिक पॉलिसी adopted by the British East India Company during the
late 18th century. It was implemented to secure the British interests in India by creating a buffer zone or a ring around the British controlled territories. कि अगर ये पूरा जो ब्रिटिश एम्पायर था उस टाइम का इंडिया में, तो यहां इसके चारों तरफ जो है एक बफर स्टेट उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई रिबेलियन होता है, कोई रिवोल्ट, रिबेलियन तो नहीं बोलेंगे उसको, कोई इन्वेजन होता है, अटैक होता है, तो ये बफर स्टेट्स जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट मेन जो लैंड है वहां पर उसका इंपैक्ट जो है वो कम किया जा सके. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव was to protect the British Empire in India from external threats, particularly from the Marathas, Mysore and foreign powers like the France. अब ये मराठास मैसूर क्यों बोल रहा है? क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कहाँ कंट्रोल किया था? बंगाल और बिहार वगैरह. तो इसीलिए शुरू में जो हैदराबाद को उन्होंने अपना एक सब्सिडियरी अलायंस बनाया था, है कि नहीं? तो सब हैदराबाद को सब्सिडियरी अलायंस बनाया ताकि इन केस अगर मैसूर की तरफ से कोई रिवोल्ट हो तो हैदराबाद वहां पर एक बफर स्टेट के जैसा एक्ट कर सके. इसीलिए बोले कि सिर्फ रशियन थ्रेट के लिए नहीं, सबसे ज्यादा इसको यूज किया गया रशियन थ्रेट के टाइम पे. ठीक है, फीचर्स क्या हैं इसके? तो क्रिएटिंग बफर जोन्स, जो कि बफर स्टेट्स होते थे जो कि अटैक्स के अगेंस्ट उनको डिफेंड कर सकते थे. दूसरा, अलायंसेस बनाते थे हम. सिंध के साथ अलायंस बनाया था, उसके बाद पंजाब के साथ भी अलायंस बनाया था, ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप. तो कंपनी मेड अग्रीमेंट्स विद नियर बाई इंडियन स्टेट्स टू जॉइन द फोर्सेस फॉर म्यूचुअल डिफेंस विच हेल्प प्रिवेंट वॉर्स एंड मेंटेन ऑर्डर्स. और इन बफर स्टेट में कंपनी अपनी सब्सिडियरी आर्मी मेंटेन करती थी, सिर्फ आर्मी ही मेंटेन करती थी और उसके इंटरनल अफेयर्स में कोई दखल अंदाजी नहीं होती थी, ताकि आर्मी जो है वो अगर कोई अटैक हो तो उसको डिफेंड कर सके. और इन बफर स्टेट्स में कंपनी इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत कम करती थी, अपने फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो बहुत कम लगाती थी, ताकि अगर अटैक हो तो उनको इकोनॉमिक लॉस उतना ना हो. फिर है कंपनसेशन फॉर द कमांडर्स. द नेटिव रूलर्स पेड द कंपनी कमांडर्स लीडिंग दीज आर्मीज एंश्योरिंग देयर लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. कि अगर मान लो पंजाब में या सिंध में जो आर्मी ब्रिटिश की है तो उनको पेमेंट कौन देगा? तो पंजाब की गवर्नमेंट या पंजाब का किंगडम उनको पेमेंट देता था, ना कि ब्रिटिशर्स उनको पेमेंट देते थे. क्यों? क्योंकि ये आर्मी को वो यूज करते थे अपने फायदे के लिए भी. नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और ये बहुत बड़ा रीजन है रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस थी कि अगर कोई रूलर जो है उसका कोई अपना बच्चा नहीं होता है तो वो एक किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है और उसके बाद उसको अपना हायर डिक्लेयर कर सकता है कि हमको अब कौन सक्सीड करेगा, तो मेरा अडॉप्टेड बच्चा. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया कि अगर आपका नेचुरल हायर है तभी तो वो आपके किंगडम को सक्सीड कर सकता है. इन केस अगर नेचुरल हायर नहीं है तो अडॉप्टेड हायर आपके किंगडम को सक्सीड नहीं कर सकता है. इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि आपकी जो अथॉरिटी है उस स्टेट पर वो लैप्स हो जाएगी अगर आपका कोई नेचुरल हायर नहीं होता है तो. So the doctrine of lapse was a policy introduced by Dalhousie, the Governor General of India from 1848 to 1856. नाम याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे ज्यादा किसने इस्तेमाल किया और किसने इंट्रोड्यूस किया. तो ये क्या करती थी? द पॉलिसी अलाउड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एनेक्स एनी प्रिंसली स्टेट और टेरिटरी इन इंडिया वेयर द रूलर डाइड विदाउट अ मेल बायोलॉजिकल हायर. फीमेल अगर होती भी थी तब भी उसको माना नहीं जाता था, मेल होना चाहिए था. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन the state would lapse into British control as the absence of direct male hire was considered as a failure of succession. The policy was significant tool in the British territorial expansions in India. तो इसके क्या फीचर्स थे? तो सबसे पहला, annexation without a male hire. If a ruler of a princely state died without a direct male hire, the state would be annexed by the
British rejecting the traditional practice of adopting heirs to continue the lineage. इसका सबसे जो prominent example है वो है कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ऐसा नहीं है कि उनका कोई अपना बच्चा था नहीं, उनका बच्चा था, बट वो बच्चा मर जाता है और उनके पति भी उसी टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है। तो उस टाइम पे फिर एक बच्चे को वो अडॉप्ट करती हैं, लेकिन उसको ब्रिटिशर्स वहां का राजा मानने से इनकार कर देते हैं। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हायर्स एज अडॉप्टेड हायर्स एज लेजिटिमेट सक्सेसर्स टू द थ्रोन, breaking with Indian customs where adoption was an accepted practice to maintain dynastic continuity. ऐसा नहीं है कि इंडिया में adoption allowed नहीं था, Indian traditional customs adoption को allow करते थे। The doctrine allowed the British to expand their control over many regions without direct military intervention, as the death of the rulers without male heirs became an opportunity for annexation. कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी ब्रिटिशर्स को, ना तो किसी तरीके का कोई अलायंस बनाना पड़ा, ना कोई मिलिट्री इन्वेजन करना पड़ा। अगर कोई रूलर जो है वो बिना मेल हायर के मर जाता था तो वो टेरिटरी जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाती थी। ये नाम याद रखना। सबसे पहला जो स्टेट था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर एनेक्स किया गया था वो था सतारा, जिसको कि किया गया 1848 में। फिर जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बागत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। इसके अलावा अगर किसी ने करंट अफेयर्स की क्लास की होगी तो एक बताए थे रानी चेन्नम्मा, किटूर किंगडम की रानी थी। किटूर को भी ब्रिटिश ने एनेक्स किया था इसी ग्राउंड पर ये किया था 1824 में, यानी डलहौजी के आने से पहले। तो भले ही डलहौजी ने इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था, बट ऐसा प्रैक्टिस एक दो किंगडम्स में पहले भी ब्रिटिशर्स कर चुके थे। ठीक है। In 1824, before the time of Dalhousie, the princely state of Kittur was acquired by the East India Company by this doctrine. और इसी पॉलिसी के तहत नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव के सक्सेसर थे, अडॉप्टेड सक्सेसर थे, उनको सक्सेशन जो है वो डिनाई कर दिया गया था कि आप जो है पेशवा नहीं बन सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट जो एक चीज है वो है एनेक्सेशन ऑफ अवध। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद ना रिवोल्ट ऑफ 1857 समझना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अवध का एनेक्सेशन जो था वो ट्रिगर पॉइंट था। एक तो जो एनफील्ड राइफल था वो था ही, लेकिन अवध का एनेक्सेशन जो था वो भी एक ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि अवध याद करो 1765 के टाइम से ही ब्रिटिशर्स और अवध के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, दोनों एक दूसरे के मित्र थे। अब यहां पर 1856 में ब्रिटिशर्स को लगा कि अब अवध जो है वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में होना चाहिए। अब डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वहां से हमारा फ्रेंडली रिलेशन है। ऐसा भी नहीं है कि उनका कोई बच्चा नहीं है कि उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स कर लिया जाए। तो यहां क्या किया गया कि बोला गया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस कि आप जो हैं वो सही से अवध का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अवध जो है वो आज से हमारे कंट्रोल में होगा। तो डलहौजी क्लेम्ड दैट अवध वाज सफरिंग फ्रॉम सिवियर मिसरूल एंड ब्रिटिश हैड अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू इंटरवीन एंड इंश्योर बेटर गवर्नेंस, कि यह हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है कि यहाँ पर जो मिस रूल चल रहा है इसको बेहतर किया जाए। A report was commissioned which criticized the Nawab's administration and presented Awadh as a region of decline, suffering from lawlessness and exploitation of the population. और इसी रिपोर्ट को ग्राउंड बना करके फरवरी 1856 में डलहौजी ने अवध को एनेक्स कर लिया और इस डॉक्ट्रिन को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस। Nawab Wajid Ali Shah was deposed and sent to exile in Calcutta. He was promised a pension but protested against the annexation, arguing that the charges of misrule were exaggerated and politically motivated. और इसी वजह से यहाँ पर ये जो वाजिद अली शाह है ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो अब फॉर्मली हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 पर आ सकते हैं कि वहां अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल ही होगी ना नेक्स्ट क्लास, हाँ
कल हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस एक काम करना, थोड़ा सा पढ़ लेना उस बारे में, ठीक है।